के रास्ते में, उससे पहले बहुत ही खूबसूरत जगह है, बीच है। मास्टर जी Sir, चीयर्स। it's a wonderful day. और से ये यहाँ की लोकल कुछ है, मीठा है, ट्राई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा ही था कि टिहरी से निकलने में हमें दोपहर के 12 बज गए थे। गर्मी अभी भी उतनी ही है, गर्मी कम नहीं है, लेकिन पहाड़ों में जब बाइक चलती है तो फील नहीं होती गर्मी। आगे का मौसम हमें पता नहीं कैसा है। हमारा आज का लक्ष्य सोनप्रयाग पहुंचने का है और रात को वहीं स्टे करेंगे ताकि सुबह केदारनाथ बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर सकें। देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। फ्रेंड्स, इस चिलचिलाती गर्मी में अगर पानी दिख जाए वो भी ठंडा, और गंगा मैया तो सभी जानते हैं कि उसका पानी हमेशा ठंडा ही रहता है, चाहे वो हरिद्वार में हो, और अभी तो हम हरिद्वार से ऊपर हैं। इसको देखकर किसी से भी रहा नहीं गया और सब ने अपनी बाइकें पार्क की और नीचे उतर गए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था रास्ता, ये आप देख लो कैसे है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। और फिर जो ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पर दिखाई दिया, वर्ड नहीं है उसके लिए, वीडियो में भी शायद उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना बड़ा है, बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है सी बीच है, और ये गंगा मैया बहती हुई अपनी बिल्कुल एकदम ठंडी धारा। जितना ठंडा पानी है, रेत उतनी ही गर्म है। मैंने अभी टच करके देखा तो बहुत, जब आप शूज़ उतार के इस रेत पे चल नहीं सकते, और पानी इतना ठंडा है कि एक बार पैर पानी में डालने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब इतनी भयंकर गर्मी में आप चल रहे हो ना, राइड कर रहे हो, और रास्ते में ऐसी जगह मिल जाए, क्योंकि हवा अभी चल रही है तो यहाँ पर ठंडी लग रही है इसमें। ये हमारे शंकर डवास भाई और शिवम सक्सेना, ये मुझसे पहले यहाँ उतर गए थे। इनको देख के एक बार तो मुझे लगा स्किप करें, लेकिन इनको देख के फिर मुझसे भी रहा नहीं गया। उनको चलो देखते हैं, हम भी आनंद उठाते हैं बीच का। ये भाई हमसे पहले पहुँच गए। कैसा लग रहा है? रेत गर्म इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त है। हेलो हाय। बेहतरीन मजा आ रहे भाई बन्ना। खूबसूरत नज़ारे को देखकर एक बात याद आती है। किसी ने कहा नहीं, किसी ने खूब पूछा नदी से कि तू कब तक बहती रहेगी और मुझ समंदर में खारे पानी से आके मिलती रहेगी। नदी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, मीठा ना हो जाए तो जब तक मैं बहती रहूं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमने और ब्रेक लिया है। अभी यहाँ से एग्जैक्ट नहीं पता, बट शायद 40 किलोमीटर के अराउंड अभी दूर है गुप्तकाशी। सोनप्रयाग तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग पहुँच भी पाएंगे या नहीं। हमारा शेड्यूल जो है वो आउट पहले दिन से ही हो गया है। अभी हम गुप्तकाशी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है चंद्रपुरी, और यहाँ पर ये दिनेश जी अपना मैगी इंजॉय करते हुए। आप भी इंजॉय करेंगे मैगी? तो मैंने अभी सैंडविच खा लिया था। थैंक यू। चाय पियेंगे अभी हम। क्या आपने स्पेशल चाय का ऑर्डर किया है? तो हाँ बिल्कुल, अदरक वाली। अदरक वाली। ये इनका फेवरेट की रिंग है, यस जो डी से है, डी फॉर दिनेश। दिनेश, यस यस सर। ये इनका ट्रेडमार्क है। इट इज अ गिफ्ट गिवन बाय समवन। ओह माय गॉड। चलो चाय पी के चलते हैं फिर आगे अपने मंजिल पे। ये भैया चाय बना के लाए हैं अदरक वाली। भैया क्या नाम है आपका?
दर्शन जी अदरक वाली चाय बना के लाए हैं स्पेशल। मास्टर जी सर चीयर्स। इट्स अ वंडरफुल डे एंड जर्नी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है और चंबा से निकलने के बाद अभी तक यही लगता है कि हम लोग पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग, पर कह नहीं सकते। हम लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये सारी जिम्मेवारी नवीन भाई ने निभाई है। हम बहुत आभारी हैं कि हमें इतना सोचना भी नहीं पड़ा। सबका रजिस्ट्रेशन उन्होंने ही किया है और हमारे डे फिक्स हैं हमें जिस दिन केदार बाबा के दर्शन करने हैं। अगर हम आज सोनप्रयाग नहीं पहुंच पाते तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दिन फिक्स है। अगर हमारा एक भी दिन आगे पीछे होता है तो शायद हमें पता नहीं दर्शन करने देंगे या नहीं करने देंगे। अभी तक यहाँ तक कहीं भी किसी ने भी हमारा रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया। और से ये यहाँ की लोकल कुछ है, मीठा है, ट्राई करके देखते हैं कैसा। 10 रुपये का है क्या? इतना खास तो नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो में आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो पूरे रास्ते हमें कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। मैक्सिमम रोड हमें बिल्कुल खाली मिला है। हाँ, जबकि ये मई का मंथ है और इस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत क्राउड होता है। क्योंकि अगर हम मेन हाईवे से वह ऋषिकेश होके आते तो शायद हमको भी ट्रैफिक मिलता, लेकिन वाया टिहरी आने से हमको ये बेनिफिट हुआ जो हमने सोचा था। अभी यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा हॉल्ट लिया है। वे सोच रहे हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे या जिस स्पीड से हम चल रहे हैं क्या हम सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। यहाँ आके थोड़ी सी वेदर कंडीशंस भी अनसर्टेन लग रही है। कहीं कहीं बादल दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। तो अभी 15 किलोमीटर दूर हैं हम गुप्त काशी से, तो वहीं जाकर एक्चुअल में हमें डिसीज़न लेना होगा कि हम कैसे होते। ये संजीत भाई पिलियन राइडर हैं नवीन भाई के साथ और इसलिए ये वॉक कर रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठे समझ सकते हैं कि बोलना ज़रूरी नहीं है। मैं भी वॉक कर रहा हूँ, सभी वॉक कर रहे हैं, क्योंकि बैठने के बाद सभी को होता है क्या कि थोड़ा वॉक कर लें। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है। इस ट्रिप पर मैक्सिमम राइडर्स मेरे लिए न्यू हैं, लेकिन सफ़र में ज़रा सा भी नहीं लगा कि मतलब वो न्यू है। इतना हंस के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पता ही नहीं चला गर्मी का भी। फॉर एंटरटेनमेंट अभी तक जो मैन ऑफ द ट्रिप है वो हमारे शंकर डवास भाई हैं। हमारे राइडर दिनेश जी जो हरिद्वार तक बिल्कुल स्लो चला रहे थे, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई थोड़ा तेज़ चलाओ, ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब वो ऐसे चला रहे हैं कि उनको मैं तो पकड़ ही नहीं पा रहा। गर्मी ज़्यादा थी तो बाइक भी कहीं ना कहीं गर्म हो रही थी और डिस्क मेरी ज़्यादा क्लच और डिस्क यूज़ करने से वो गर्म और हीट हो जाती थी, तो थोड़ा सा टाइट चलती थी बाइक, तो बीच में रेस्ट देना पड़ रहा था। अभी धीरे धीरे गर्मी थोड़ी कम हुई है और हैरानी की बात यह है कि हमारे साथ जो स्प्लेंडर है वो भी बिल्कुल बराबर चल रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पीछे चल रही है, बल्कि हमारे डबास भाई 1-2 किलोमीटर आगे ही मिलते हैं कि अरे भाई वो कहाँ पहुँच गए, ज़रा पता करो। और मतलब इससे ये पता चलता है कि बाइक डजंट मैटर फॉर दिस ट्रिप स्पेशली, क्योंकि अभी तक हमें रोड कंडीशन बहुत अच्छी मिली है, कहीं भी ऑफ रोडिंग नहीं मिली, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं मिली है। और हाईवे इतना शानदार हाईवे बना हुआ है कि बस राइडिंग का मज़ा ही अलग है उसका। अब बहुत जगह तो बाइक 80-90 तक भाग रही है बिल्कुल एकदम। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गुप्त काशी पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई है। मौसम का भी थोड़ा सा डाउट है। ये अभी गुप्त काशी से गौरीकुंड 33 किलोमीटर और केदारनाथ 47 किलोमीटर है। ये जो आप सामने बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ देख रहे हो उसका नाम है चौखंबा, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। यही मार्केट के पास हमने स्टे लिया है। ये बस स्टैंड एरिया है, मेन मार्केट का एरिया है, चौक टाइप है। और से कुछ किलोमीटर आगे बारिश हो रही है तो इस वजह से हमने यहीं स्टे ले लिया है। और ये जो हमें स्टे मिला है ये 1500 का रूम मिला है हमें। 2 रूम लिए हैं हमने, जो टोटल आपस में हम लोग पर पर्सन डिवाइड करेंगे। थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें, सामने छोटे छोटे घर बने हुए हैं, वो ओखीमठ है। धूप के रिफ्लेक्शन की वजह से शायद क्लियर ना हो, वो ओखीमठ है। और सर्दियों में जब बर्फ़ का टाइम होता है तो केदार बाबा की जो डोली है उसका निवास यही है, वो यहीं रहती है ओंकारेश्वर मंदिर में। और गर्मियों में जैसी गर्मी आती है जब कपाट खोलते हैं तो वहाँ जाती है। देखो मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है और किसी भी टाइम बारिश शुरू हो सकती है। अब मॉर्निंग टाइम है और ये बाबा विश्वनाथ
जी का मंदिर है, शिव जी भगवान का मंदिर है यहाँ पर गुप्त काशी में। दोस्तों, जब हम किसी भी स्थान पर जाते हैं तो कई बार हमें पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, और उस स्थान का महत्व कई बार बहुत ज़्यादा होता है। तो इस स्थान का भी महत्व जब हम केदारनाथ बाबा की यात्रा पे जा रहे हैं तो बहुत बड़ा है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमको नहीं पता होता कि भाई क्या है और क्या नहीं है, क्यों गुप्त काशी मशहूर है, इसका नाम गुप्त काशी पड़ाई क्यों है। पुराणों के अनुसार काशी एवं कांची, कांचीपुरम भी जिसको बोलते हैं, इन दोनों को शिव की दो आंखें माना जाता है। 6 और भी काशी हैं, इनको भी इन्हीं के समान पवित्र माना गया है। जो भक्त लंबी दूरी यात्रा कर या संसाधनों के अभाव में काशी जाने में असक्षम है, वो किसी भी अपने नज़दीक उनके जो भी काशी पड़ती है वहाँ पे पूजा अर्चना करके वो पुण्य के भागी बन सकते हैं। अब वो 6 काशी कौन सी हैं मैं बताता हूँ आपको। उत्तर भारत के हिमालय खंड में उत्तर काशी तथा गुप्त काशी है। दक्षिण भारत में दक्षिण काशी है, भुवनेश्वर, नासिक और एक हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित काशी है। इन 6 काशियों की स्थापना इस तरह है कि किसी भी प्रदेश से यहाँ पर पहुँचना सुगम हो। अब आज हम गुप्त काशी हैं और हमारी यात्रा का ये बहुत ही प्रमुख पड़ाव है। शायद इतना हमको भी पहले आइडिया नहीं था। यहाँ पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर है, नारेश्वर मंदिर है, मणिकर्णिक कुंड है जहाँ गंगा और यमुना कहते हैं कि गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलन है उस कुंड में। ये गुप्त काशी के मुख्य आकर्षण हैं। तो इसके पीछे की कहानी महाभारत से शुरू होती है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भगवान शिव पांडवों से नाराज़ हो गए थे, और उनका सब नाराज़ होने का मेन कारण यही था कि सहगोत्रीय भाइयों की हत्याएँ किया जाना गलत था। एक भाई ने जब भाई की हत्या की तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसकी वजह से भगवान शिव पांडवों से रुष्ट हो गए थे। और यही कारण था कि पांडव भी अपने पाप की मुक्ति चाहते थे, और उनके पास भी एक ही रास्ता था, शिव जी के द्वारा। उन्हें पता था कि मृत्यु उनकी भी होनी है और मोक्ष उनको शिव जी के द्वारा ही मिल सकता है, और इसलिए वो भगवान शिव की तलाश में चल पड़े और काशी तक जा पहुँचे। भगवान शिव गोत्र भाइयों के हत्यारों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए पांडवों से बचते हुए भगवान शिव गुप्त रूप से काशी में आकर रहने लगे। इसलिए भी इसे गुप्त काशी कहा गया है। उधर से पांडवों ने भी हार नहीं मानी और वो कैसे भी करके गुप्त काशी पहुंच गए। उनके गुप्त काशी पहुंचने पर शिवजी जी ने उनसे बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पांडवों ने गाय बैलों के झुंड में भी बैल का भेष धरे शिवजी जी को पहचान लिया, और भीम ने अपनी मजबूत भुजाओं से बैल का रूप धरे शिव को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की। शिवजी पांडवों से बचने के लिए इसी जगह पर जमीन के भीतर घुस गए, यहाँ से भूमिगत हो गए। शिवजी के शरीर के विभिन्न हिस्से केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर में आकर बाहर निकले। इन सभी जगहों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव के विभिन्न हिस्सों की पूजा की जाती है, और ये घटना जहाँ घटी उस जगह का नाम केदारनाथ है, जहाँ पर हम बैल की पीठ की शिव रूप में पूजा करते हैं। और केदारनाथ में ही शिवजी भगवान ने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया था। एक और मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह का निवेदन गुप्त काशी में ही दिया था।